गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों का स्वागत है। और पीछे जो आपने ने पढ़ा था किसी भी वेक्टर के कर्ल का मान निकालना, और उसको शायद आपने ने 2 क्लासों में पढ़ा था और आपने वो पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ा तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक का कर्ल प्रमेय। यानी एक तो ये कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ इसका कथन लिखिए, यानी गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि स्टोक का कर्ल प्रमेय लिखिए, यानी छोटे वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना अपने ए सेक्शन के अंदर, उसके अंदर दोनों के कथन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से इनका थोड़ा डेरिवेशन है और समझ लेना इसको कैसे अपने निकालेंगे, और लास्ट में इसका स्टेटमेंट या कथन है वो कथन क्या है वो ध्यान रखना। तो देखो कोई भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र यानी कि ए वेक्टर है। ए वेक्टर के अंदर कोई एक अपने ने क्या ले लिया, षटफलक ले लिया, आयतन ले लिया। आयतन को मैं ये कह दूं कि वी आयतन है। आपने इस वी आयतन को, वी वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, असंख्य आयतन अल्पांशों से बना हुआ मान सकते हैं। जैसे ये है सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र में मैंने कहा कि क्या लिया अपने ने, कोई एक षटफलक लिया, ये हो गया षटफलक। इस षटफलक को अपने ये कह रहे हैं कि अल्पांशों से बनकर मिलकर ये बना हुआ है अल्पांश, यानी इसके अंदर बहुत सारे क्या है, अल्पांश है, यानी अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ है। और इस अल्पांश को या इस आयतन को परिबद्ध करने वाला, बाउंड करने वाला कोई क्या है, एक पृष्ठ है। अपने को ये निकालना है कि इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। पृष्ठ के लिए अपने काम में लेंगे सरफेस यानी कि एस। तो देखो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की अगर बात करें तो अपने ये कह सकते हैं कि पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स का मान होगा, अगर अपने ने उसको अल्पांशों में डिवाइड किया है तो उन सभी अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो अपने कैसे लिखेंगे, यानी किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को आप ऐसे लिखते हो कि ए डॉट डी और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है। किसी एक अल्पांश से लिखेंगे तब तो अपने ने ए आई डी ए आई लिखा है, इसको आई का मतलब यहाँ आई की वैल्यू मान लो पहला अल्पांश है तो उसके लिए उस पे सदिश क्षेत्र का मान अगर ए1 है, क्षेत्रफल उसका डी ए1 है तो लिखा जाएगा, यानी ए1 डॉट डी ए1 हो गया। दूसरा ऐसे ही अपने फिर लिखेंगे, यानी a2 डॉट डी a2 वेक्टर आ जाएगा। तीसरा ऐसे ही लिखेंगे, चौथा क्योंकि सभी अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो देखो योग के बराबर होगा तो अपने ने सभी का क्या कर दिया, समेशन कर दिया, योग कर दिया। इसके बाद देखो किसी पृष्ठ से बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ के लिए अपने ने क्लोज का साइन लगाया है, इसको अपने ने यानी इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी इक्वल टू किसके, डेल डॉट ए और डीवी। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से मान किसके अंदर रख देंगे, यानी 1 से 2 के अंदर रखेंगे। 1 से अगर 2 के अंदर वैल्यू पुट करो, मतलब ए आई डॉट डी ए आई क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इसका जो मान है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये समीकरण अपने पास ये आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट देखना ये कि मैंने लिखा है डीवी। डीवी क्या है, इस षटफलक को बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ अपने ने माना है। अल्पांश और अल्पांश का वॉल्यूम मतलब ये कहें डीवी, डीवी आई का मतलब कोई भी अपने आयतन अल्पांश की बात करें तो उसके लिए बोल रहे हैं। अगर ये अल्पांश है तो यहाँ पे समेशन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, समाकलन में। तो आप लिख सकते हो कि dv टेंस टू, क्योंकि dv टेंस टू 0, dv अगर टेंस टू 0 है तो इस समेशन साइन को आप किस में बदल दोगे, समाकलन में बदल दोगे। साथ में यहाँ देखना dv लिखा है, यहाँ dv आ रहा है तो ये इंटीग्रेशन कैसा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इसलिए क्लोज और वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किसी सदिश क्षेत्र का यानी बंद पृष्ठ पर, यानी जो रेखा समाकलन का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर आ गया।
यानी दोबारा देखना, किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का जो पृष्ठ समाकल है, यानी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ पर किसी भी वेक्टर का, किसी वेक्टर मतलब ए वेक्टर का क्या, यानी डेफिनेशन अगर अपने लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रखा है अपने ने, पृष्ठ समाकल है, इसलिए अपने लिखेंगे कि किसी सदिश का, यानी बंद पृष्ठ पर, या बोल दो पहले कि किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उसके उसके किसके, यानी उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट ए वेक्टर के कैसे समाकलन के, आयतन समाकलन के बराबर होता है। परिभाषा या प्रमेय का स्टेटमेंट कह सकते हो कि गाउस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, वो गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम आपसे ये स्टेटमेंट यानी ये कथन पूछेगा। वो कथन आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी इक्वल टू होगा किसके, क्लोज यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ए वेक्टर डीवी। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे भी, इसी चीज को आपको लिखना है, इसी चीज को लिखना है। तो आप कहोगे कि किसी बंद पृष्ठ पर किसी वेक्टर का पृष्ठ समाकल उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं अपने, गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। तो इसका ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जो फॉर्मूला निकाला है वो निकाल लेना, साथ में आप ये स्टेटमेंट इसका याद रखना। नेक्स्ट अपने चलते हैं स्टोक का कर्ल प्रमेय। स्टोक का कर्ल प्रमेय पढ़ने के लिए वही अपने बात करते हैं कि अपने पास कोई सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र कैसा, यानी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है। सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अंदर यानी कोई क्या ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ, इस पृष्ठ को बाउंड करने वाला एक काल्पनिक बंद पथ बना लिया, यानी ये पथ है जिसको पथ को अपने ने नाम क्या दिया है, यानी सी दिया है। इस पूरे पृष्ठ को, यानी इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, इसके लिए अपने ने क्या किया, इस पूरे पृष्ठ को अपने ने अल्पांशों में डिवाइड कर लिया। किसी भी वेक्टर के अपने को निकालना क्या है, कर्ल का मान निकालना है। तो देखो वेक्टर स्टोक का कर्ल प्रमेय डिफाइन कर रहे हैं, कर्ल की जहां बात आ गई तो अपने को वेक्टर सदिश राशि जो है उसकी दिशा भी चाहिएगी, और दिशा चाहिएगी तो अपने ने देखो डायरेक्शन दिखाई है, ये जो काल्पनिक बंद एक पथ बनाया है इसकी दिशा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको अपने ने बहुत सारे अल्पांशों में क्या कर लिया, बांट लिया। आपने ने देखो जैसे मैंने ये अल्पांश लिया, आप ध्यान से देखना, ये वाला अल्पांश है, ठीक है। इस अल्पांश को जैसे मैंने दे दिया नाम के, एल, एम और एन, ठीक है। इसके पास जो अल्पांश है वो ये है, इसके इस साइड ये वाला अल्पांश है, इसके इस साइड ये, इसके इस साइड ये है। तो इसके लिए ये जो पथ बन गया, काल्पनिक बंद पथ हो गया इस अल्पांश का, इस काल्पनिक बंद पथ के अनुदिश उस वेक्टर के परिसंचरण का मान या कर्ल का मान, दिशा देखिए तो देखना, अगर अपने के से एल की बात करें तो इसके लिए दिशा होगी प्लस एक्स एक्स के अनुदिश, यानी एल से अगर एम की बात करें तो दिशा होगी वाई एक्स के अनुदिश, एम से एन की बात करें तो डायरेक्शन होगी यानी माइनस एक्स एक्स में, एन से के की बात करें तो माइनस वाई डायरेक्शन के अंदर। लेकिन इनका जो पास वाला अल्पांश है, जैसे ये अल्पांश हो गया, इसकी बात करें तो देखो, यानी इसकी डायरेक्शन आपने ने इधर ली है, इसकी डायरेक्शन वाई एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्स एक्स में, और ये वाई की कौन सी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां ध्यान देना, यानी इस लाइन के ऊपर के से एल, इस अल्पांश के लिए दिशा किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्स में, और इस अल्पांश के लिए दिशा जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है। सेम ऐसे ही अपने कह सकते हैं कि इसके और इसमें अगर अपने कंपेयर करें, देखें, तुलना करें दोनों की, तो इसके अकॉर्डिंग इस अल्पांश के अनुदिश यानी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसके अनुसार किधर, नीचे की तरफ। ऐसे इसकी और इसकी तुलना करें तो इसमें माइनस एक्स डायरेक्शन में और इसमें प्लस एक्स डायरेक्शन में। इसमें भी ऐसे ही कि इसके अनुसार माइनस
y में और इसके अनुसार प्लस y डायरेक्शन में। तो अपने ये कह सकते हैं कि इस KL पथ के अनुदिश यानी इसका जो रेखा समाकलन का मान है वो KL माइनस LK, जैसे यहां लिखा है KL A डॉट DL इक्वल टू होगा किसके, परिमाण में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ किसका निशान लगाया है, माइनस का। अपने पक्षांतर करके इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी ये भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर अपने ने जो परिसंचरण पथ जो अपने ने बनाया है सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन का मान अगर निकाले तो अंदर वाले सारे के सारे पथ जो बनाए हैं अपने ने वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा कौन सा, सिर्फ ये बाहर वाली बाउंड्री बचेगी जो आपने सी से दिखाई है, ये वाला पथ। तो आपने क्या लिखेंगे कि इस पथ या परिसीमा जो लिखी आपने ने सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन का मान किसके बराबर आएगा, इन सभी अल्पांशों के परिसीमा पर रेखा समाकलन के योग के बराबर आएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि भी अपने को निकालना है इस काल्पनिक ये जो बंद पथ सी बना है, क्योंकि अंदर वाले सारे के सारे पथ ये इसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा, ये इसके द्वारा आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें ऐसे ही इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का जब देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा इस अल्पांश का ये वाला पार्ट, इस अल्पांश का ये, इसका ये, ऐसे ये बाहर वाली जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है वो बचेगी। तो आपने ये कहें कि जो परिसंचरण सी है या परिसीमा जो सी है उस सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन का मान है वो इन सभी अल्पांशों के परिसीमा, अल्पांशों की परिसीमा मान लो इसकी बात करी मैं, इनके रेखा समाकलन के सदिश योग के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी सभी अल्पांशों पर रेखा समाकलन का योग। तो देखो क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन को अपने लिखते हैं A डॉट DL, अल्पांश देखो पूरे पथ का नाम मैंने C दिया है, एक अल्पांश की बात करें तो उसको DC मान ले, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया, DC। सभी अल्पांशों की बात कर रहे हैं तो अपने ने यहाँ क्या लगा दिया, समेशन का साइन लगा दिया। फिर अपने ने देखो कर्ल की परिभाषा पढ़ी है, किसी भी वेक्टर के कर्ल का मान किसके बराबर होता है, यानी सदिश क्षेत्र के अंदर कोई एक क्या है, बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से यानी निर्गत या रेखा समाकलन का जो मान होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल रेखा समाकलन का अधिकतम मान उस वेक्टर के कर्ल के परिमाण के बराबर होता है। परिमाण पढ़ा था अपने ने। साथ में फिर अपने ने ये कही थी बात कि उस अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल DA और DA के अनुदिश यूनिट वेक्टर यानी उसके लंबा डायरेक्शन में क्या है, n कैप है, तो परिमाण के बाद अगर अपने को देखो परिमाण हटाते हो तो दिशा दिखानी पड़ेगी। यूनिट वेक्टर अगर n कैप ले रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कर्ल A वेक्टर डॉट n कैप। क्षेत्रफल अल्पांश यानी 1/DA अल्पांश माने अपने ने, तो लिमिट लगाइए DA टेंड्स टू 0, प्रति एकांक क्षेत्रफल रेखा समाकलन का मान, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल इसके लिए किया है 1/DA क्लोज लाइन इंटीग्रेशन A डॉट DL, यहाँ अल्पांश यानी DC। नेक्स्ट अगर अपने यहां से वैल्यू देखें A डॉट DL DC का जो मान है यहाँ पे देखना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस DA को इधर भेजना पड़ेगा। इस DA को इधर भेजेंगे तो अपने पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कर्ल A वेक्टर डॉट n कैप, और इधर ये इसके गुणा में आ जाएगा DA, तो मैंने ये लगा दिया यानी कर्ल A वेक्टर डॉट n कैप DA। अब यहाँ पे देखना यानी DA इस पृष्ठ के लंबवत यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप है, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, DA वेक्टर लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, यानी क्लोज DC A डॉट DL वेक्टर इक्वल टू कर्ल A वेक्टर, और इसको आपने ने क्या लिख दिया, DA वेक्टर। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3। इसका जो मान है वो अपने पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन A डॉट DL C है ये तो बराबर समेशन का साइन, ठीक है, समेशन का साइन, इसकी वैल्यू पुट करनी है,
इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या लिखना है, ये वाला पार्ट। तो क्या आ गया, समेशन कर्ल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, सेम वही कंडीशन कि अगर डी ए टेंस टू क्या है 0, यानी क्षेत्रफल अल्पांश अपने ने क्या लिया है, बहुत कम, यानी टेंस टू 0 है, तो इस समेशन साइन को आप किस में बदल सकते हो, समाकलन में बदल सकते हो। यहाँ इसके साथ इंटीग्रेशन जब आपने कर रहे हैं तो इधर डॉट डी ए है, इसका मतलब ये है पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसके लिए एस लगा दिया। यहाँ डॉट डीएल है यानी लाइन है, लाइन के लिए यहाँ पे सी लगा दिया, क्योंकि यहाँ जो परिसीमा जो है या ये जो अपने ने पथ लिया है इसके लिए इसको नाम अपने ने सी दिया है, तो सी। तो देखो ये आ गई स्टोक की या स्टोक का कर्ल प्रमेय। ये लास्ट वाला आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे इसमें गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम में आपने क्या देखा, सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज यानी बंद पथ पर किसी वेक्टर के क्षेत्रफल सदिश का जो समाकलन, और यहाँ पे उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर आ गया। यहाँ पे देखना, यानी किसी परिसीमा पर उस वेक्टर के क्या लाइन इंटीग्रेशन का मान बराबर किसके हो गया, उस वेक्टर के कर्ल के क्षेत्रफल समाकलन के या पृष्ठ समाकलन के बराबर आ गया। तो देखो क्या है इसका कथन कि किसी सदिश क्षेत्र में, किसी सदिश क्षेत्र यानी कि ए वेक्टर में बंद पथ द्वारा यानी बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी क्या है ये सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के क्या होता है, बराबर होता है। ये कथन आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहीं अपने जैसे आगे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उसके अंदर की चेंज करना पड़े, किसको किसमें चेंज करना पड़े, ये हो सकता है अपने पास लाइन इंटीग्रेशन दिया हो उसको अपने को चेंज करना पड़ रहा है सरफेस के अंदर, या सरफेस दिया हो उसको अपने को चेंज करना पड़ रहा है वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो प्रमेय है वो किसको किसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो गाउस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, गाउस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस इंटीग्रेशन को किसमें बदलता है, वॉल्यूम में बदलता है। ये ध्यान होना चाहिए, यानी यहाँ एस है यहाँ भी है, इसका मतलब ये है गाउस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस को किसमें चेंज करता है, वॉल्यूम में चेंज करता है। स्टोक का जो कर्ल प्रमेय है उसके अंदर देखो यहाँ लाइन इंटीग्रेशन है यानी कि रेखा समाकलन, यहाँ रेखा समाकलन है, यहाँ क्या है पृष्ठ समाकल है। तो ये कह सकते हैं कि स्टोक का जो कर्ल प्रमेय है वो किसको किस में बदलता है, लाइन को सरफेस में बदलता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा प्रमेय लगाए। एक तो ये पता हो कि अगर लाइन को अपने किस में बदल रहे हैं, सरफेस में बदल रहे हैं, तो अपने को याद होना चाहिए स्टोक का कर्ल प्रमेय अपने लगा देंगे। अगर अपने को पृष्ठ को समाकलन इसको आयतन समाकलन में बदलना हो तो अपने को ध्यान होना चाहिए स्टोक इसका गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम है वो लगा दें। ठीक है, तो ये अपनी दोनों थ्योरम आज कंप्लीट हो गई, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय और स्टोक का कर्ल प्रमेय। इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इसी यूनिट के अंदर जैसे अपने ने पढ़े हैं वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भाई, क्योंकि पीछे का जो क्वेश्चन पेपर आया यानी बीएससी बीएड वालों का, फर्स्ट ईयर की बात तो नहीं है लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात है, सेकंड ईयर की बात है यार सारी। तो यहाँ पे मतलब क्या किया, एक क्वेश्चन था थ्योरी का, एक क्वेश्चन उसके साथ अथवा न्यूमेरिकल। हर यूनिट के अंदर जैसे दो क्वेश्चन आते हैं तो दो में से क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने कैसे बनाया, थ्योरी अथवा न्यूमेरिकल, थ्योरी अथवा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अपने साथ के साथ जैसे इंपॉर्टेंट अपने को लग रहे हैं कि भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वैसे क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। जैसे एक दिया है सदिश, सदिश ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, एक बार मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ, आई कैप प्लस जे कैप
-2k कैप एवं दे रखा है बी वेक्टर इक्वल टू, दूसरा वेक्टर दिया है -i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप, ये दिया है। और ये पूछा गया है इन सदिशों के बीच, यानी इनके बीच कोण ज्ञात कीजिए। यानी आपको दोनों सदिश ए बी वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कितनी डिग्री कोण बनेगा ये निकालना है। तो देखो इसके लिए अपने सोल्व करते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, यानी दो वेक्टर इनके बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और एंगल में मान करके चलती हूँ दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो अपने ने लिख लिया ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। आपने से पूछ रहा है कोस थीटा एक तरफ ले आओ, ए डॉट बी और अपॉन आ जाएगा ए का मापांक और बी का मापांक। अपने ए का मापांक निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यानी ए का मापांक, ठीक है। ए की वैल्यू देखो ये आई कैप का गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का क्या है 1, ठीक है, प्लस के का क्या है माइनस का 2। हल करो इसको, जिससे इसकी वैल्यू आ गई 1, 1 और 4 यानी √6। नेक्स्ट देखना बी का मापांक निकालते हैं, ऐसे ही ये आ जाएगा -i कैप है इसलिए -1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस का k कैप है इसलिए -1 का स्क्वायर। हल करें इसको तो 1 और 1 सेम यही आएगा, 4 इसका बनेगा और ये 1 1 रहेंगे, तो ये भी कितना आ गया 6। वैल्यू पुट कर दो कोस थीटा इक्वल टू, यानी ए डॉट बी, पहले आई कैप जे कैप माइनस का क्या है 2k कैप डॉट करते हैं, यानी माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का क्या आ गया k कैप और अपॉन दोनों का परिमाण जो अपने ने निकाला है वो रख देते हैं। आई डॉट आई 1 होगा तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस का। जे डॉट जे 1 होगा तो प्लस का क्या गया 2, माइनस माइनस क्या साइन पहले तो प्लस का और 2 यानी ये बन जाएगा। और 6 √6 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया अपने पास माइनस प्लस का ही आएगा यानी 4 4 - 1 3 आ जाएगा, 3/6 3/6 यानी कि कितना आ गया 1/2। किसका मान आ गया cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये cos थीटा इक्वल टू 1/2 किसके ऊपर वैल्यू होती है, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री की आएगी 60 डिग्री के। थीटा इक्वल टू कितना होगा 60। ये अपने ने एक न्यूमेरिकल हल कर लिया जो कि अपने को दो वेक्टर दे रखे थे और दोनों वेक्टर के बीच का यानी कोण पूछा गया था, ये अपने ने निकाला। आज के लिए अपना यही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर है।